12वीं जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोस तक हम चैप्टर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने आपका चैप्टर 8 स्टार्ट किया है। चैप्टर 8 का नाम है पादपों में खनिज अवशोषण या खनिजों का पोषण। देखिए, चैप्टर 8 के अंदर आपको क्या चीज़ पढ़नी है। अपने को इसमें खनिज पोषण के बारे में पढ़ना है। खनिज पोषण का मतलब होता है कि पादपों के द्वारा खनिजों का अवशोषण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है, और खनिज पोषकों को पता लगाने की कुछ विधियां हमें इसके अंदर पढ़नी है। इसके अलावा हमें जितने भी आवश्यक खनिज तत्व होते हैं पेड़ पौधों के लिए, उनके प्रत्येक के लक्षण, कमी से क्या परेशानियां होती हैं, कहाँ वो प्राप्त होता है, किस रूप में अवशोषित होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। चैप्टर को अगर हम देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हमें इसमें पेड़ पौधों के भोजन के बारे में बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे किस प्रकार से भोजन करते हैं और किस प्रकार से अपनी वृद्धि और विकास को सुचारू रूप से चालू रखते हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हम पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में हमें पता होना चाहिए कि इसका पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब होता है बच्चों, कोई भी जीव अपने विकास और वृद्धि के लिए बाहर से कुछ खाद्य पदार्थ ग्रहण खाता है। जैसे हम लोग हैं, भोजन खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ऐसे ही प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ बाहर से ग्रहण करता है, जिससे उसकी वृद्धि और विकास होता है। तो वो पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं, और पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को यदि वर्गीकृत करें तो दो प्रकार के जीव होते हैं, स्वपोषी और परपोषी, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। स्वपोषी का मतलब होता है बच्चों, देखिए, किसी भी जीव के अंदर कोई भी जीव दो प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। या तो उसमें ऑर्गेनिक मिला होगा या फिर इनऑर्गेनिक होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक। दो ही प्रकार के पदार्थों को कोई जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो स्वपोषी का मतलब होता है कि जो कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति तो स्वयं कर ले, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों के लिए वो बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहे। तो ऐसी स्थिति में हम उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। समझ में आ गया। कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति तो स्वयं करता है, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों की पूर्ति के लिए वो बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहता है। इसके बाद में परपोषी की बात करते हैं। परपोषी का मतलब होता है जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के पदार्थों के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, यानी कि कोई भी चीज़ें स्वयं नहीं बना सकता। जैसे हम हैं, हम अपने लिए कुछ भी स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो हम परपोषी के अंदर आएंगे। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो सभी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण स्वयं प्रकाश से, जल से, इनसे कर लेते हैं। तो आइए इसके बाद में हम देखते हैं कि खनिज पोषण क्या होता है। खनिज पोषण का मतलब है पौधों द्वारा खनिज तत्वों के अवशोषण और प्रयोग करने की विधि। यानी कि आपको पता है पौधों में वृद्धि और विकास के लिए खनिज तत्वों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए खनिज तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो पौधों द्वारा खनिज तत्वों के अवशोषण और इनके प्रयोग करने की विधि को हम खनिज पोषण कहते हैं। इसके अंदर हमें कुछ और बातों का भी अध्ययन करना है, कुछ और बातें भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे अभी तक हमने जान लिया है कि भाई पेड़ पौधों के लिए खनिज पोषक आवश्यक होते हैं, बिना उनकी वृद्धि और विकास सही तरीके से नहीं हो सकती। तो खनिज पोषकों पर, खनिज पदार्थों पर पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास जो है वो निर्भर करती है। तो पादपों की खनिजों पर निर्भरता को बताने के लिए, इसका प्रमाण देने के लिए दो वैज्ञानिकों ने काम किया। 1804 के अंदर डी सॉसर ने इसका प्रमाण दिया कि पादप खनिज पोषक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, पादपों की वृद्धि खनिजों के द्वारा होती है। और उसके बाद में 1860 के अंदर वॉन सेक्स नामक वैज्ञानिक ने भी पादपों की खनिजों पर निर्भरता का प्रमाण दिया। ये दो पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वैज्ञानिकों ने पादपों की खनिजों पर निर्भरता का प्रमाण दिया। आप यहाँ से इसको बता सकते हो। आइए इसके बाद में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने अब तक ये पता लगा लिया कि भाई खनिज पोषक आवश्यक होते हैं। अब हम पता लगाते हैं कि खनिज पोषकों की उपस्थिति कितनी आवश्यक होती है, कौन सा खनिज पदार्थ कितनी मात्रा में किस प्रकार उपस्थित होता है, और उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है या नहीं होती है। इस चीज़ को पता लगाते हैं। इसका पता लगाने के लिए हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियाँ। इसमें हम खनिज पोषक कितनी मात्रा में आवश्यक होता है उसके अध्ययन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सबसे पहली विधि है पादप भस्म विश्लेषण। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ विधियाँ कराऊँगा। ये सभी विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस जगह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप होता है। तो आप यहाँ से लेकर के जितनी विधियाँ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, सारी विधियों पर आप पूरी तरह फोकस करें।
आइए देखें पादप भस्म विश्लेषण एनालिसिस ऑफ प्लांटेस। इसकी एक छोटी सी प्रोसेस है बच्चों, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। उस प्रोसेस को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में लिखने की कोशिश की है, और जो मैं बोलूँगा उस पर आपको ध्यान देना है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार मैं बोलूँगा। तो आप इस प्रकार से इस विधि को या किसी भी विधि को याद रख सकते हो। तो आइए देखते हैं पादप भस्म विश्लेषण क्या होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, पौधे में खनिज पोषकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम कोई भी ताज़ा पौधे का मतलब होता है कोई भी पौधे को ज़मीन से उखाड़ करके लाया गया है। तो ताज़ा पौधा लेकर के उसे ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन जो होता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर 1-2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे उसका जो जल होता है वो बाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? एक ताज़ा पौधे को ओवन में 1-2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे कि उसका जल जो हुए वो उड़ जाता है। जल उड़ने के बाद में जो शेष बचता है उसको हम तौल लेते हैं, और तौलने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है उसका शुष्क भार। यानी कि जो राख हमें प्राप्त हुई है इसकी जो भी है वो क्या है, वो शुष्क भार है। जल निकलने के बाद जो भी बचता है पौधे के अंदर वो क्या होता है, शुष्क भार होता है। ह्यूमन्स के अंदर भी अगर हम किसी ह्यूमन को गर्म करें या फिर इतना टेम्परेचर दें जिससे उसके अंदर का समस्त जल बाष्पीकृत हो जाए, तो उसका जो बचेगा वो शुष्क भार होगा। अब शुष्क भार के अंदर देखिए बच्चों क्या क्या चीज़ें होती हैं। शुष्क भार के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, पॉलीसैकेराइड्स, लिग्नेंट, जीवद्रव्य घटक और कार्बनिक अम्ल होते हैं। ये सभी शुष्क भार के घटक हैं। इस जगह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे के शुष्क भार की घटकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ से इन घटकों के नाम लिख सकते हो। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं, यदि हम इस शुष्क भार को 6000 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में गर्म करते हैं, तो हमें इसके अंदर जो दो प्रकार के पदार्थ थे, कार्बनिक और अकार्बनिक, दोनों ही पदार्थ अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो CO2, NH3 और O2 के रूप में बाष्पित हो जाते हैं, यानी कि ये उड़ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ बाष्पित होने के बाद में जो भी बचता है, अकार्बनिक पदार्थ ही बचेंगे, क्योंकि कार्बनिक तो उड़ चुके हैं। ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं इसे ही हम पादप भस्म कहते हैं। भस्म का मतलब होता है राख। राख के अंदर ऐसी राख है जिसके अंदर से कार्बनिक पदार्थ उड़ चुके हैं, केवल क्या बचा है, अकार्बनिक पदार्थ है। इसे हम पादप भस्म कहते हैं, और इसके जो अवयव होते हैं वो सभी के सभी अवाष्पशील होते हैं। यानी कि आप इनको कितना भी गर्म कर लो ये उड़ेंगे नहीं, इनकी उपस्थिति उसके अंदर रहेगी। तो यहाँ पर हम अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के बारे में हम आपके लिए बताते हैं। यहीं पर ये विधि समाप्त हो जाती है। इस विधि से हम केवल इतना पता लगा सकते हैं कि भाई कोई पदार्थ उपस्थित है या नहीं है, लेकिन उसकी उपयोगिता का पता हम बिल्कुल नहीं लगा सकते इससे कि कोई पदार्थ कितना उपयोगी है। बात समझ में आ रही है? एक बार इस विधि को आप दोबारा से समझें। इसमें हम क्या करते हैं, एक ताज़ा पौधे को लेकर के ओवन में 1-2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिसकी वजह से उसका जल बाष्पित हो जाता है, और जो भी शेष बचता है उसको तौलने पर हमें शुष्क भार प्राप्त होता है। शुष्क भार के अंदर ये घटक होते हैं। इस शुष्क भार को 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भट्टी में यदि हम गर्म करते हैं, तो इसके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो CO2, NH3 अमोनिया होता है और O2 के रूप में बाष्पित हो जाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो पादप भस्म कहलाते हैं। ये अवाष्पशील होते हैं, उड़ते नहीं हैं। इस विधि से हम केवल खनिज पोषकों की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उसकी उपयोगिता का पता नहीं लगा सकते। तो यह विधि एक लिमिटेड है, इसका हम सभी जगह पे प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद खनिजों की उपयोगिता को बताने के लिए नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बालू संवर्धन प्रयोग, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। देखिए बालू संवर्धन प्रयोग में हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को उगाने के लिए इसमें बालू रेत का प्रयोग किया जाता है, और बालू रेत को पेड़ पौधे इसमें उगाने से पहले हमें एक प्रोसेस पूरी करनी होती है। उस प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए सबसे पहले हम बालू क्या होती है, रेत होती है। सबसे पहले हम बालू को HCl से धोते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर के सभी मिनरल्स, जितने भी खनिज लवण और जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सभी के सभी नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद में हमें एक निर्जर्मीकृत स्टेराइल बालू प्राप्त होती है। निर्जर्मीकृत स्टेराइल बिल्कुल शुद्ध बालू हमें प्राप्त होती है। इस बालू में कोई भी खनिज लवण नहीं होता है, यानी कि ये बिल्कुल कोरा कागज़ है, इस पर आप जो लिखोगे वही दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में
हम इस निर्जन्मीकृत बालू को H2O से धोते हैं, फिर इसको सुखा लेते हैं, पानी से धो करके सुखा लेते हैं। इसके बाद में जो बालू हमें प्राप्त हुई है, उस बालू के अंदर हम 2 प्रकार से पौधे लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई खनिज लवण नहीं है। अब खनिज लवण इसके अंदर नहीं है तो हम इसमें देखिए एक तो ऐसा पौधा लगा रहे हैं जिसके लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त कराए जा रहे हैं। इसके अंदर पानी में घोलकर हम सभी पोषक तत्वों को डालते हैं इस पौधे के लिए, तो वो प्लांट कहलाता है कंट्रोल प्लांट, नियंत्रण पादप, जिसके लिए सभी पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। और दूसरा होता है डेफिशिएंट प्लांट, यानी कि अपूर्ण पादप होता है, जिसके लिए एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी रखी जाती है। ये इसका मेन फंडा है बालू संवर्धन प्रयोग का, कि हम इसमें पहले तो बालू रेत को बिल्कुल खनिज रहित कर लेते हैं, सारे खनिज उसमें से हटा देते हैं। फिर इसमें 2 तरह के पौधे लगाते हैं। एक पौधे को तो सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, जिसे हम नियंत्रण पादप कहते हैं, और दूसरे को एक या अधिक तत्वों की कमी रखी जाती है, जिसे हम अपूर्ण पादप कहते हैं। तो अपूर्ण पौधे के अंदर जिस तत्व की हमने कमी रखी है, उस तत्व के क्या होंगे, लक्षण प्रकट होंगे। उन लक्षणों का अध्ययन करके हम यहाँ पर पता लगा लेते हैं भाई किस तत्व की कमी यहाँ पर हुई है, यानी कि हम इस विधि से तत्व की उपयोगिता पता लगा सकते हैं कि इस विधि से इस प्रकार हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होती है आपकी ये बालू संवर्धन प्रयोग, यहाँ पर फिनिश होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है कि यदि हम बालू रेत की जगह पे, क्योंकि बालू रेत क्या है, बहुत कम मिलती है, बहुत दुर्लभ मृदा होती है ये, तो बालू रेत के स्थान पर यदि हम एक विशेष प्रकार की कृत्रिम मृदा का प्रयोग करते हैं जिसका नाम वर्मीकुलाइट है, तो हम इसी पूरी प्रोसेस को वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। यानी कि वर्मीकुलाइट में पौधे उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। अब वर्मीकुलोपोनिक्स की परिभाषा 1 नंबर में पूछी जा सकती है बच्चों कि वर्मीकुलोपोनिक्स क्या होता है। वर्मीकुलोपोनिक्स का मतलब है कि बालू रेत के स्थान पर, जैसे हम बालू संवर्धन कर रहे हैं, ऐसे अगर हम बालू रेत के स्थान पर वर्मीकुलाइट का प्रयोग कर लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, वर्मीकुलोपोनिक्स कहलाएगा। वर्मीकुलाइट के बारे में जान लेते हैं, वर्मीकुलाइट क्या होता है। वर्मीकुलाइट एक कृत्रिम मृदा है, आर्टिफिशियल सॉइल है, जो कि हल्के भार वाली होती है, इसका वजन बहुत हल्का होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, किसी भी प्रकार के रसायन से कोई क्रिया नहीं करती है, इसकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है और ये ऊष्मारोधी गुण वाली होती है। तो इन गुणों के कारण हम बालू रेत के स्थान पर वर्मीकुलाइट का प्रयोग करते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, वर्मीकुलोपोनिक्स। वर्मीकुलाइट के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे क्वार्टस है, और भी कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं जिनका प्रयोग हम बालू के स्थान पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वर्मीकुलोपोनिक्स को याद रखें। वर्मीकुलो का मतलब हो गया वर्मीकुलाइट और पोनिक्स का मतलब हो गया संवर्धन। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हाइड्रो आएगा, इसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं यहीं पर। देखिए इसके बाद में एक और छोटा सा पॉइंट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में बच्चों देखिए, पोनिक्स का मतलब तो मैंने आपको अभी बताया है, पोनिक्स का मतलब होता है संवर्धन, यानी कि प्लांट्स को लगाना, और हाइड्रो का मतलब होता है H2O, यानी कि अब हम जो पौधा लगाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या था, वर्मीकुलाइट था, तो वर्मीकुलाइट में पौधा लगाया तो वर्मीकुलोपोनिक्स हुआ। अब यहाँ पर जल के अंदर पौधा लगा रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स या फिर जल संवर्धन। बात समझ में आ रही है बच्चों। जब पौधों को उगाने के लिए बिना किसी मिट्टी का प्रयोग किए हम जल के अंदर पोषक पदार्थों को घोल देते हैं और एक पोषक घोल बनता है, और उस पोषक घोल के अंदर हम इन पेड़ पौधों को उगाते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। इसके अंदर जो हम पोषक घोल घोल रहे हैं, इसके अंदर O2 की कमी होती है, और O2 की कमी को पूरा करने के लिए एक नली इसके अंदर लगा दी जाती है, उस नली से O2 इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए मान लेते हैं ये कोई पात्र है, इसके अंदर हमने पोषक घोल बना दिया, ये क्या है, पोषक घोल है। इसके अंदर हमने एक प्लांट लगा दिया, इसमें कुछ पत्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए हमने एक नली लगा दी यहाँ पर। इस नली को हम कहते हैं एयरेटर, जिसके द्वारा ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवेश करती है, बाकी सारी चीज़ें इस घोल के अंदर पड़ी हुई हैं जो इस पौधे के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर आपके 3
पॉइंट क्लियर होते हैं। पहला, बालू संवर्धन प्रयोग। अगर आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरह से आया है तो वर्मीकुलाइट आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि वर्मीकुलाइट क्या होती है, वर्मीकुलाइट का प्रयोग करके अगर हम पौधे उगाते हैं तो वर्मीकुलोबोनिक्स होगा। और अगर हम वर्मीकुलाइट के स्थान पर भी जल का प्रयोग करते हैं, पोषक घोल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, तो ये जल संवर्धन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपका बालू संवर्धन वाला प्रयोग बिल्कुल सफल रहा होगा। इसके लिए आप समझें, कुछ पोषक घोल हम इसमें प्रयोग करते हैं, तो पोषक घोल प्रदान करने वाले कुछ वैज्ञानिक थे जिनका पोषक घोल हम प्रयोग करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हम जिस पोषक घोल का प्रयोग करते हैं उस पोषक घोल को देने वाले 3 वैज्ञानिक थे, जूलियस सेक्स, नॉप और हॉगलैंड। इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित जो पोषक घोल है उसका प्रयोग हम करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। यहाँ पर आपकी ये सारी जितनी भी विधियाँ हैं पेड़ पौधों में खनिज तत्वों की उपयोगिता और उपस्थिति का पता लगाने वाली, वो सारी विधियाँ हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं पौधों के लिए कौन से तत्व अनिवार्य हैं और किस प्रकार से हम उनका वर्गीकरण करते हैं। आइए इसके बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं।